हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर आ गए हैं। चैप्टर नंबर 2 9th क्लास सीबीएसई साइंस को आगे बढ़ाते हैं। ये अगला पार्ट है हमारा। हमने लास्ट पार्ट में छोड़ा था इवेपोरेशन पे। इवेपोरेशन क्या होता है उसको बता रहा हूँ मैं आपको। इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें पानी को हीट किया जाता है और वो वेपर फॉर्म में बन के उड़ जाता है। और उसमें जो भी मटेरियल नीचे रहेगा, जैसे एग्जांपल के लिए सॉल्ट सॉल्यूशन है। सॉल्ट सॉल्यूशन को हम गर्म करेंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया है ना, एक्वा सॉल्यूशन है उसका। तो हमने उसको डिसॉल्व किया, उसके अंदर जब उसको हीट करेंगे तो वो वेपर जो रहेगी वाटर की वो वेपराइज हो जाएगा वाटर, और जो रिमेनिंग पार्टिकल्स रहेंगे वो रहेंगे हमारे सॉल्ट के। दैट इज कॉल्ड एवेपोरेशन, है ना, जानते हो, छोटी क्लास में आपने पढ़ा। अब अगला टॉपिक है हमारा क्रिस्टलाइजेशन, जो आपको टॉपिक दिख रहा है यहाँ पे, है ना, क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये भी सेम टू सेम लगभग मिलता जुलता है हमारा वेपराइजेशन जैसा, इवेपोरेशन जैसा, है ना। इट इज यूज्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सॉलिड एंड प्यूरिफाई इट। इट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। इसमें क्या होता है, जिस तरह से हम इवेपोरेशन में वाटर हीट करते हैं, यहाँ पे हीट नहीं करना पड़ता है, या तो कम हीट करना पड़ता है, हीट की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ से छोड़ देते हैं उसको, तो अपने आप धीरे धीरे पानी उड़ता है। वहाँ पे हीट करने के कारण उड़ता था, इवेपोरेट होता था। यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया जाएगा या कम हीट किया जाएगा, उसको फिर ठंडा कर दिया जाएगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे वाटर अपने आप उसका निकलते चला जाएगा, अपने आप निकलते चला जाएगा, और क्रिस्टल्स बन जाएंगे छोटे छोटे, है ना। जैसे छोटे छोटे क्रिस्टल, जैसे समुद्र से हमारा नमक मिलता है, वो इसी प्रोसेस से मिलता है, क्रिस्टलाइजेशन से या इवेपोरेशन से भी मिलता है। तो क्रिस्टलाइजेशन का एक फायदा हमको ये मिलता है कि इवेपोरेशन में क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं ना। जनरली शुगर में होता है, तो हीट कर रहे हैं, है ना, तो उसके पार्टिकल भी डिकम्पोज हो जाएंगे, या तो खुद भी वो इवेपोरेट हो जाएगा कुछ ना कुछ क्वांटिटी में, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में। नमक भी इवेपोरेट हो सकता है ना, या फिर शुगर जो रहेगी वो डिकम्पोज हो जाएगी, उसके पार्टिकल जो पूरे होना चाहिए वो नहीं रहेंगे, वो टूट जाएगा। बट हमको चाहिए क्रिस्टल फॉर्म में, है ना, जैसे आपके शुगर के, सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे से, उस क्रिस्टल फॉर्म में चाहिए, तो उसको क्या किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है ना। उसको गर्म थोड़ा बहुत करेंगे, उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, धीरे धीरे उसका वो वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ते जाएंगे और इम्प्योरिटीज को लेते हुए, है ना, इम्प्योरिटीज जितनी भी गंदगी रहेगी उसमें इम्प्योरिटी, उसको इम्प्योरिटी को लेके उड़ जाएंगे। उसके पास में जो बचेगा आपका वो मटेरियल होगा जिसको आपको अचीव करना था, है ना। ध्यान देखिए आप, दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सेपरेशन ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ एमएल फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल्स में से उसको प्योर सैंपल निकालने की जो प्रोसेस होती है वो हम क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में करते हैं। इट इज बेटर मेथड देन इवेपोरेशन, है ना। ये इवेपोरेशन से बेटर है, बिकॉज उसमें दिया रीजन भी दिया है, देखिए आप, सॉलिड डिकम्पोजेस, सॉलिड क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा ना, लाइक सम शुगर, है ना, मे गेट शेयर दैट हीटिंग ऑन द ड्राइनेस। वो क्या होगा, धीरे धीरे टूट जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, हमको जो प्रॉपर क्रिस्टल चाहिए वो नहीं बन पाएंगे। सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिसॉल्व, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज खुद में डिसॉल्व हो जाती, जो कि क्रिस्टलाइजेशन में वो लेके उड़ जाती, क्योंकि इम्प्योरिटीज भी गर्म होने के बाद पानी में डिसॉल्व हो जाएगी, है ना, लेकिन जो क्रिस्टलाइजेशन होगा तो वो पानी लेके उसको चले जाएगा, है ना। आगे देखिए हम नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट सेपरेशन प्रोसेस इज डिस्टिलेशन प्रोसेस, है ना। डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient differences in their boiling points. अभी तक हमने पढ़ा था इमिसिबल, है, इमिसिबल मतलब जो लिक्विड एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं, उसको आसान करना था। सेपरेटिंग फनल थी हमारी, जो सेपरेशन फनल के थ्रू हमने उसको ट्यूब के थ्रू उसको हमने अलग अलग कर लिया था। पानी था, है ना, वाटर था, उसमें केरोसिन या पेट्रोल रहेगा तो उसके लेयर अलग अलग रहेगी, वाटर हैवी होने के कारण नीचे रहेगा, लेकिन जो वो रहेगा आपका केरोसिन वो ऊपर रहेगा, तो आप उसको टेप खोल के उसको नीचे निकाल सकते हैं। लेकिन जो लिक्विड एक दूसरे में घुल चुके हैं, है ना, दो अलग अलग टाइप के लिक्विड्स हैं, वो एक दूसरे में मिक्स हैं, उसको निकालने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस। उसको कैसे करेंगे, उसमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, किसी का बॉइलिंग टेम्परेचर, दोनों के बॉइलिंग टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। देखिए आप, अब यहां दिया हुआ बेटा, और देखिए उसको अच्छे से कर लेते हैं। सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन, यहाँ पे एसीटोन, है ना, एंड मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन एंड वाटर को मिला दिया। एसीटोन क्या है, अगले चैप्टर में आप उसको चैप्टर नंबर 4 में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, 10th क्लास में ज्यादा डीप में हो। तो
यहाँ पे एसीटोन, दो मिसिबल लिक्विड दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो उसको आपको अलग अलग करना है। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इस तरह से एक अरेंजमेंट कर लेंगे, है ना। ये एक क्लैंप लगा हुआ है डिस्टिलेशन फ्लास्क है, जिसके अंदर की दोनों मिक्सचर जो दोनों लिक्विड हैं वो डिसॉल्व है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक थर्मामीटर टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, और यहाँ पे एक वाटर कंडेंसर है, कंडेंसेशन जिसमें होगा कि वापस लिक्विड स्टेट में बन जाएगा गर्म होने के बाद में। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे दोनों के दोनों जो लिक्विड है मिक्सचर है किसका, एसीटोन एंड वाटर का, दोनों को मिला दिया है, यहाँ पे रखा हुआ है। हमको एसीटोन को अलग करना है वाटर से, एसीटोन को वाटर से अलग करना है। क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो एसीटोन का है वो वाटर के कंपेरिजन में काफी कम होता है, ठीक है। तो उसका वाटर जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट के कारण वाटर का तो 100 डिग्री है, लेकिन इसका कम है। तो इसका जब कम रहेगा तो क्या होगा, जल्दी वो वेपर बनने लगेगी, बॉयल होने लगेगा। जैसे ये बॉयल होगा तो यहाँ से जाएगा, ऊपर से जाने का रास्ता नहीं है ना, सिर्फ एक रास्ता है इसके जाने का, वन वे। तो यहाँ से जाएगा, इस ट्यूब में आएगा, लेकिन यहाँ पे पानी जा रहा है, ठंडा पानी, तो जिसके कारण ये वेपर ठंडी हो जाएगी, है ना। वाटर वेपर ठंडी होने के बाद में लिक्विड बन जाती है, कंडेंसेशन। तो यहाँ पे जब जो एसीटोन की वेपर होगी वो कंडेंस होगी और वापस लिक्विड फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है एसीटोन, इसके अंदर कोल्ड वाटर है ना, कोल्ड वाटर है, इसके अंदर कोल्ड वाटर जा रहा है। तो यहाँ पे एसीटोन जाएगा, इसमें आएगा, यहाँ ठंडा हो जाएगा, वापस लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, पानी यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे। आगे समझ में, अगला टॉपिक देखते हैं हम। अभी हमने देखा था डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दोनों लगभग एक जैसे, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें ना, थोड़ा सा डिफरेंस। अब हमको पता है कि दो लिक्विड एक दूसरे में डिसॉल्व हो चुके, मिसिबल लिक्विड्स हैं ना, हमको उसको अलग अलग करना है। अभी हमने डिस्टिलेशन से क्या देखा था कि जिनके टेम्परेचर में डिफरेंस होता है ना, काफी डिफरेंस होता है, उनको हम डिस्टिलेशन से करेंगे। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ अपन देखते हैं। तो ये जो डिस्टिलेशन है, ये दो लिक्विड में जब काम करेगा जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का डिफरेंस होगा, है ना। 25 डिग्री सेल्सियस से कम का डिफरेंस होगा, तो हम किसको यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। उसमें तो 25 के ऊपर होना चाहिए ना, लगभग 40 या 45 44 के समथिंग उन दोनों में डिफरेंस था। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कम जिन चीजों का होगा उनको हम यूज करेंगे। देखिए हम यहाँ पे, अब यहाँ देखें, यहाँ पे उन दो चीजों को मिला दिया है जिनमें क्या टेम्परेचर का डिफरेंस 25 डिग्री से, बॉइलिंग टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो यहाँ पे उन दोनों डाल दिया, वो पूरे का पूरे यहाँ पे देखें, यहाँ कुछ नहीं है वैसा का वैसे ही, यहाँ पे अकेला क्या कर दिया है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम डाल दिया है ना। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट डाल देते हैं, कुछ कैसे कंपाउंड डाल देते हैं जो रास्ता रोक लेते हैं किसी चीज का। अब यहाँ देखा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। यहाँ हमने किसी चीज को, दो चीजों को मिक्स किया हुआ है ना, और यहाँ पे दो मिक्सर है जिनका 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर दोनों का कम है ना, वाटर और एक चीज और ले ली कोई थी हमने। तो यहाँ पे क्या होगा, तो पहला वाला कंपोनेंट रहेगा जिसका टेम्परेचर वाटर से ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर, या कोई दो और अलग चीज है जिनका टेम्परेचर में 25 डिग्री से भी कम का डिफरेंस है, उनको लिया हमने। तो जिसका टेम्परेचर पहले आएगा वो क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से निकलेगा और वो धीरे से रास्ता बनाते हुए आएगा और यहाँ पे आके उसके ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, ठंडा होने के बाद इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, वो तो उड़ ही रहा है ना, वो इवेपोरेट हो रहा है, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस से कम होने के कारण जो दूसरा वाला रहेगा, है ना, जब तक वो थोड़ा बहुत निकल पाएगा, 20% निकलेगा, 25% निकलेगा, तो दूसरा वाला भी तैयार हो जाएगा उड़ने के लिए, है ना, दूसरा वाला भी तैयार हो जाएगा उड़ने के लिए। लेकिन क्या होगा, पहला वाला तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, जब दूसरा वाला आएगा तो उसको निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा उतने अच्छे से, है ना। यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है, पहले वाले तो निकल के जैसे तैसे कोशिश करके, लेकिन जब दूसरा वाला आ रहा है, क्योंकि पहले वाला तो ऊपर है यहाँ पे, है ना, पूरे में यहाँ भरा हुआ पहला वाला जो लिक्विड रहेगा वेपर के फॉर्म में, लेकिन जब दूसरा वाला कोशिश करेगा यहाँ से जाने की, तो यहाँ पे वो जाने के लिए उसके पास इतनी पावर नहीं रहेगी कि इस हर्डल्स को वो पार कर सके। इन हर्डल्स को पार नहीं कर पाएगा, वो उसके लिए ब्रेक लगा देंगे कि आगे नहीं जा पाएगा दूसरा वाला, है ना। पहला वाला तो जा रहा है ना, पहला वाला जैसे तैसे करके जा रहा है, तो जब तक ये कोशिश करेगा यहीं जब तक तो पहला वाला अपने स्टेशन पे पहुंच चुका होगा, जहां उसको जाना है, उसका डेस्टिनी पे पहुंच जाएगा। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को इस तरह से हम यूज करते हैं, जहां पे दो मिक्सिबल लिक्विड्स हैं और जिनके बीच का टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, वहां पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। अब और इसका एग्जांपल देखिए, अब एग्जांपल की बारी आती है, तो प्रोसेस देखिए आपने, अब एग्जांपल की बारी आएगी। यहाँ पे देखिए, आप देखते हैं लिखा हुआ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू
or more miscible liquids which the difference in boiling point is less than 25 K नहीं हो डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ देखिए, इन अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एयर को कैसे अलग करेंगे? एयर में सारी एयर जो आपके आजू बाजू में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ऑर्गन भी है, बहुत सारी गैसेस है ना, जो ज्यादा क्वांटिटी में होती है। आप जानते हैं नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन है ना, फिर दूसरी गैसेस। तो यहाँ पे देखें क्या करेंगे हम, सबसे पहले उसको एयर कंप्रेस करेंगे एयर को, और उसके बाद में उसको कूल करेंगे। ठीक है, कंप्रेस कर देंगे, कंप्रेस करने के बाद में कूल करेंगे, है ना, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। प्रेशर लगाएंगे, है ना, कंप्रेस करके प्रेशर लगाएंगे और उसको ठंडा करेंगे टेम्परेचर कम करके, डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो कैसी एयर हो जाएगी? लिक्विड स्टेट में आ जाएगी एयर, है ना। घर में नहीं कर सकते हम, उसके लिए हमको लेबोरेटरी में करना पड़ेगा। तो एक प्रोसेस होता है उसका पूरा। तो यहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब धीरे धीरे उसको गर्म करेंगे, है ना, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी वो, है ना, लिक्विड स्टेट में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। अब धीरे धीरे गर्म करेंगे। क्या होगा? जैसे जिस गैस का, है ना, जैसे ही जिस गैस का बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो वेपर बन जाएगी, गैस के फॉर्म में आ जाएगी, लेकिन वो भी माइनस में रहेगा उसका, है ना, कहीं ना बहुत ठंडी रहेगी वो। दूसरी गैस का जैसे ही आएगा वो चली जाएगी, तीसरी का जैसे टेम्परेचर आएगा बॉइलिंग, वो उड़ जाएगी ना, एक एक करके सारी गैसेस अलग अलग हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए, अपन देखते हैं, ठीक है, allow to warm up slowly in fractional distillation column, gases get separated at different height, अलग अलग टेम्परेचर पे वो अलग अलग हाइट पे अलग होती जाएंगी। यहाँ कुछ एग्जांपल दिए, बॉइलिंग पॉइंट दिया डिग्री सेल्सियस में। ऑक्सीजन बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिसमें उबल के वो वेपर बन के उड़ने लगती है ना। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन का -183, माइनस में कितनी ठंडी होगी वो, है ना। उसके बाद ऑर्गन -186 और ठंडी, और नाइट्रोजन -196। लिक्विड नाइट्रोजन तो इतनी ठंडी होती है कि हम उसको छू ही नहीं सकते, है ना, बहुत ज्यादा, हाथ ही जल जाएंगे, इतनी ज्यादा ठंडी होती है वो। तो -196 को और से ज्यादा ठंडा करेंगे जब वो लिक्विड में रहेगी, है ना, -196 पे तो वो वेपर फॉर्म में जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट है उसका तो, ठीक है। और यहाँ पे उनका परसेंटेज दिया है, जो एयर में उनका परसेंटेज है, ऑक्सीजन का 21 बोलते हैं इसको हम, तो 20.9, ऑर्गन का 0.9 एंड नाइट्रोजन का, ये ऑर्गन थी, और नाइट्रोजन 78.1, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है ना, पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो नाइट्रोजन गैस का है। उसके बाद ऑक्सीजन आती है ना, बाकी जो गैसेस है वो कम है, ठीक है। तो इनके जब भी ये -196 डिग्री सेल्सियस पे वो सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी, मतलब उससे भी ज्यादा ठंडा करेंगे उसको तो लिक्विड में रहेगी, है ना, 196 पे जैसे पहुंचेगी, है ना 196, मान लो -250 तक उसको ठंडा कर दिया। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, है ना, बढ़ा रहे हैं, उसका 200 तक आया, -196 पे आया, तो वो वेपर फॉर्म में, फिर और उसको टेम्परेचर बढ़ाया तो इतना कर दिया, फिर और टेम्परेचर बढ़ाया, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जिनका टेम्परेचर आता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, वो रिलीज होते जाएंगे गैसेस। देखें आगे अगला, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है, क्रोमो मीन्स कलर से होता है बेटा, मतलब कलर से जो भी संबंधित होगा वो कलर से संबंधित होगा। क्रोमोटो में क्रोमो आता है, और जो ग्राफी है मतलब उसकी स्टडी, कलर से संबंधित स्टडी करने की जो चीज है उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, हो ना। तो इसमें यहाँ पे सेपरेशन मेथड मतलब कलर को अलग अलग करना है, कलर को अलग अलग करना है। यहाँ देखिए कलर को कैसे अलग अलग करेंगे, यूज्ड टू सेपरेट दो सॉल्यूट which dissolve in the same solvent। ओहो, एक ही सॉल्वेंट में, एक ही चीज में दो या दो से ज्यादा कलर, है ना, उससे भी ज्यादा कलर हो सकते हैं कि जो डिसॉल्व है ना। एक ही ऐसे पानी के गिलास, ठीक है, उसमें ऑरेंज कलर भी है ना, सारे कलर्स मिक्स हैं, दो चार ग्रीन भी डाल दिया, येलो भी डाल दिया, सब मिक्स हो गए ना, और एक अलग ही चीज बना ली उन्होंने। तो हमको अभी तो हमको समझ में थोड़ी आएगा कौन कौन से कलर मिक्स हैं उसमें, है ना। एक गिलास में पानी लिया हमने, उसमें अलग अलग कलर डाल दिए, हमको समझ में नहीं आएगा कौन कौन से कलर मिक्स हैं उसमें, हमको उसको पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे, उसी की प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी, है ना, क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ देखिए आप, यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स, the colors which are more soluble in water rises faster and get separated into layers। अब solubility क्या होती है, solubility मतलब जो चीज जिससे जल्दी पानी में डिसॉल्व हो चुके या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सके, वो उसकी solubility कहलाती है। अलग अलग कलर है, 4-5 कलर
है ना, उसकी अलग अलग सॉल्युबिलिटी होगी। कोई कलर जल्दी घुल जाता है, कोई कलर देर से घुलता है, कोई कलर और देर से घुलता है। तो जो जल्दी घुल जाएगा सबसे ज़्यादा, सबसे फास्ट जो कलर घुलेगा, डिजॉल्व होगा, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो जिसकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी वो जल्दी घुल जाएगा, उसके बाद जिसकी कम होगी थोड़ी देर में डिजॉल्व होगा, उसके बाद और देर में, है ना। जिसकी फास्ट सॉल्युबिलिटी होगी वो जल्दी से डिजॉल्व हो जाएगा। अब देखिए आगे हम उसको डायग्राम की हेल्प से, अब ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको। ये एक स्ट्रिप होती है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिखा है ये वाटर, अंदर पानी डला हुआ है यहाँ पे, और ये जो दिख रही है ये यहाँ इंक डली हुई है, ठीक है। एक जैसे ये मान लो ये एक स्ट्रिप है ना, ये पानी, ये एक स्ट्रिप है, वाटर सॉल्यूबल है ना, बहुत अच्छे से डिसॉल्व कर सकती है, अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करती है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है ना। ये जो स्ट्रिप है मान लो, ये बहुत अच्छे से पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। फिर हमने क्या किया, एक गिलास पानी लिया, हमने एक गिलास पानी लिया और इसके ऊपर हमने डाई जो होती है बालों में लगाने वाली, या कपड़े डाई होते हैं, है ना, कपड़ों में भी कलर लगाते हैं, तो एक ही कलर थोड़ी लगाते हैं, उसमें बहुत सारे कलर को मिक्स किया जाता है, तब जो नया कलर बनता है उसको लगाया जाता है कपड़ों पे। तो हमने क्या किया, उसी डाई जिसमें कि 3-4 कलर मिले हुए हैं, उसको काय पे डाल दिया। ये जो स्ट्रिप है हमारी, ये जो इतनी बड़ी स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप पे हमने उसकी 2-4 बूंद डाल दी। बोलो समझ में आ गया, इतना आ गया होगा समझ में। ये स्ट्रिप है, स्ट्रिप पे हमने, ये जो स्ट्रिप है ये कागज की है, ये उस तरह का कागज है, जो उस तरह का पेपर है जो वाटर को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। आई समझ में इतनी बात। इस पे हमने 2 या 3 या 4 बूंदे हमने किसी डाई की डाल दी, और उस डाई में 2-3 कलर अलग अलग मिले हुए हैं, हमें नहीं पता कौन कौन से, हमको वही पता करना है कि इसमें कौन कौन से कलर मिले। आ गया होगा समझ में। अब हम क्या करेंगे, ग्लास लेंगे, ग्लास में पानी है और इसको हम डिप कर रहे हैं, ग्लास में पानी है, इसको हम डिप कर रहे हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे जो कलर जल्दी डिजॉल्व होगा, एक साथ में सारे कलर तो हमको नहीं पता, लेकिन उसके अंदर कौन कौन से कलर है, तो जो कलर पानी ऊपर चढ़ेगा, है ना, जैसे ही उसको डुबाएंगे आप, तो पानी इसमें ऊपर जाने लगेगा, पानी इसमें ऊपर जाने लगेगा, तो जो कलर जल्दी डिजॉल्व होगा वो पानी के साथ ऊपर चला जाएगा सबसे। आगे समझ में कि नहीं आई, है ना। जो कलर जल्दी डिजॉल्व होगा, है, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, वो जल्दी से पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, डाई के अंदर से निकल जाएगा और पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, और इस स्ट्रिप में पानी ऊपर जा रहा है तो पानी के साथ ऊपर चला जाएगा। तो जो जल्दी डिजॉल्व हो गया सबसे ऊपर चला गया, जो उसके बाद में डिजॉल्व होगा वो दूसरी लेयर में रहेगा, जो उसके बाद डिजॉल्व होगा वो तीसरी लेयर में होगा, और मान लो एक आध कलर और है तो जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है तो वो सबसे नीचे होगा। आगे समझ में कि नहीं आई। जो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा सबसे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, पानी में जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे स्ट्रिप पे है, क्योंकि वो जैसे डाला पानी में डिजॉल्व होगा, पानी कहाँ चढ़ रहा है, इस स्ट्रिप पे चढ़ रहा है ऊपर, तो वो पानी के साथ मिलकर स्ट्रिप पे ऊपर चला जाएगा। जिसकी सॉल्युबिलिटी दूसरे नंबर पे होगी वो दूसरे नंबर पे रहेगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी तीसरे नंबर पे होगी वो थर्ड नंबर पे रहेगा। मान लो तो और भी ज्यादा है तो वो उसके हिसाब से उसकी लेयर अलग अलग बन जाएगी। जो सबसे ऊपर रहेगा उसका कलर हम पहचान जाएंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके नीचे कलर, सारे कलर अलग अलग आप पहचान सकते हो। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से बच्चों आप लोगों को, है ना। और आगे देखते हैं हम कुछ इसके एप्लीकेशन दिए कलर इन डाई को पहचानने के लिए। पिगमेंट्स ऑफ नेचुरल कलर्स है, पिगमेंट्स मतलब वो होते हैं जिनकी हेल्प से अलग अलग कलर्स को हम बनाते हैं, है ना, पिगमेंट्स बोलते हैं उनको। दो अलग दो कलर को मिलाने का तीसरा कलर बनेगा, उसको पिगमेंट्स बोलते हैं। ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे फिजिक्स पोर्शन में, है ना। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, है ना, ब्लड में से ड्रग्स को पहचानना है, उसको भी इस तरह से अलग अलग उनके सिंबल के थ्रू पहचान सकते हैं, वो प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट हमारी है सेंट्रिफिकेशन। सेंट्रिफिकेशन जो प्रोसेस होती है हमारी, सेंट्रिफिकेशन मतलब किसी चीज को, जैसे एक पत्थर हम बांध लें, पत्थर को बांध के गोल 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 घुमाएं, उस पर जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगेगा, है ना। वो पत्थर बाहर के बाहर घूमता रहेगा, जहां से भी छोड़ेंगे वहां से वो सीधे सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकल जाएगा, वो फिजिक्स में। लेकिन हम यहाँ पे सेंट्रिफ्यूगल फोर्स में तो गोल 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 घुमाना किसी चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रिफ्यूगल कैसे करेंगे, द प्रोसेस ऑफ, ये लिखा हुआ, द प्रोसेस ऑफ सेंट्रिफिकेशन इज यूज्ड टू सेपरेट द क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क में से क्रीम निकालने के लिए आपने घरों में देखा होगा, मम्मी लोग दूध वगैरह दही वगैरह बहाती हैं ना, गांव में देखा होगा उसको कि ऐसा गोल 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 घुमाते हैं, तो वो जो पार्टिकल्स रहते हैं मोटे मोटे वो जाके नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, मक्खन बोलते हैं इसको आप।
तो वो बार बार गोल गोल घुमाना। आजकल तो मशीन आ गई, जैसे सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं ना, मशीन है इसकी। इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड। लिक्विड में सस्पेंडेड पार्टिकल जो लिक्विड के अंदर घूम रहे हैं, है ना, जो आसानी से नहीं बैठते, उनको गोल गोल घुमाएंगे तो नीचे जाके वो बैठ जाएंगे। This process is carried out by the machine is called centrifuge या centrifuge, है ना, इसको centrifuge बोलते हैं इस मशीन को। Sometimes the solid particles in a liquid are very small, बहुत छोटे होते हैं, pass through a filter paper, filter paper से भी निकल जाते हैं, समझ में नहीं आता। For such particles are filtered particles, the filtration technique cannot be used। नॉर्मल फिल्ट्रेशन टेक्निक से यूज नहीं होंगे, क्योंकि अब फनल में से या फिल्टर पेपर में से जब निकल रहे हैं तो उसको हम यूज करेंगे सेपरेट करने के लिए। कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आगे। The mixture is rotated rapidly। जो मिक्सचर होता है उसको बार बार रैपिडली घुमाया जाता है, so that the heavier particles in the mixture settle down to the bottom। बॉटम में जाके इकट्ठे हो जाते हैं नीचे, है ना। फिर लिखा है the basic principle of centrifugation is that the denser particles are forced to the bottom and the liquid being lighter remains at the top। जो heavy particles होंगे वो नीचे जाके बैठ जाएंगे डेफिनेटली, जब गोल गोल घुमाया जाएगा उसको तो नीचे जाके बैठ जाएंगे। आगे देखें अपन steps of separating creams from milk। take some full cream milk in a test tube। टेस्ट ट्यूब में हम ले लेंगे क्रीम को, centrifuge it by using a centrifugation machine for 2 minutes। आगे देखें इसको, समझा रहा मैं आपको। क्रीम निकालने की मेथड है वो, वहां पे जहाँ फैक्ट्रीज हैं या डेयरीज हैं वहां पे इसको यूज करते हैं, है ना। इस तरह से उसको भर दिया जाता है, 2 ट्यूब लगा दिए जाते हैं इस तरह से, जैसे मेरे हाथ हैं, है ना, तो ये 2 ट्यूब है, उसके अंदर अपना मटेरियल भर दिया और उसको इस तरह से गोल गोल इस तरह से गोल गोल घुमाते हैं, वो टेढ़ी हो जाती हैं। तो जो हैवी पार्टिकल्स रहते हैं वो ट्यूब्स में नीचे चले जाते हैं और जो लाइटर रहते हैं वो ट्यूब्स में ऊपर रहते हैं। इसका ब्लड जो आप टेस्ट होता है, यहाँ देखें आप, एप्लीकेशन दिया सेंट्रीफ्यूगेशन का, यूज्ड इन अ डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर द ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। यूज्ड इन डेयरी में यूज होता है इसका। तो ब्लड टेस्ट में कैसे यूज, आपने मशीन देखी होगी जिसके टेस्ट ट्यूब में ब्लड भर के उसके अंदर डाल दिया जाता है और मशीन इस तरह से रोटेट करती है। तो टेस्ट ट्यूब यूं रहती है, जब घूमती है तो यूं हो जाती है और वो बहुत तेजी से उसको घुमाती है। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लड के नीचे जाके बैठ जाते हैं और उसके बाद में वो ब्लड टेस्ट उसको करते हैं ना। वो मेडिकल टर्म्स में अपने को इतने डिटेल में नहीं जाना उसमें, तो उसके लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज किया जाता है, क्योंकि ब्लड भी बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। लिखा है यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ। तो पानी हम मशीन में धोने के बाद पानी निकालते हैं, इसको ड्रायर में डालते हैं, वो भी वही गोल गोल घुमाता है। जो पानी हैवी रहता है जो सब नीचे जाके अलग हो जाता है ना। इस तरह से आपका यूज करते हैं आप। अब देखें इस चीज को आपको दिया है यहाँ पे, ये एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, मैंने बता दिया, उसी को फिर से देखते हैं अपन। और यहाँ पे एयर, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। एयर के अलग अलग, एयर में जो भरा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसको अलग अलग करना है हमको। कैसे करेंगे उसको हम देखें। यहाँ से फिल्टर, एयर को अंदर खींच रहे हैं जिससे कि डस्ट पार्टिकल न जाए, इसलिए यहाँ फिल्टर लगा दिया। यहाँ से एयर को कंप्रेसर के थ्रू, एयर कंप्रेसर के थ्रू खींचा जा रहा है। यहाँ पे प्रेशर लगा दिया, उसका जाने का रास्ता कम कर दिया, इसको प्रेशर लगा दिए, दबा दिए, जाने का रास्ता कम हो गया, प्रेशर लग रहा है। यहाँ पे देखें एयर जा रही है, फिल्टर होके डस्ट पार्टिकल को यहीं रोक लिया है। एयर जा रही है यहाँ से, ये देखो एयर अंडर प्रेशर, जगह ही कम दे रहे हैं जाने के लिए, तो प्रेशर में जा रही है, बहुत छोटे ट्यूब से जा रही है। ये हॉट एयर हो गई है ना, जब उसको कम जगह मिली तो हॉट गर्म हो गई हो। जब गर्म हो गई जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, ये जो अंदर ट्यूब दिख रहा है इसके अंदर ठंडा पानी जा रहा है और यहाँ से वाटर आउट हो रहा है। जब ये ठंडा पानी जा रहा है तो गर्म हवा जा रही है, पानी में नहीं मिल रही है। देखो पानी का तो पाइप ही जा रहा है, ध्यान से देखें, पानी का और एयर का लेना देना नहीं है ना। ये देखो ये इस तरह से वाटर तो बाहर हो गया, एयर का कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ जो पाइप जा रहा है, पाइप काफी ठंडा है, पाइप काफी कोल्ड है, जिसके की टच में एयर आएगी और एयर भी कैसी हो जाएगी, कूल हो जाएगी, है ना, एयर भी कूल हो जाएगी। यहाँ जाएगी देखो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, यहाँ से एयर गई, फिल्टर लगा हुआ था, एयर यहाँ से आई अंदर, डस्ट पार्टिकल बाहर रह गए, कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद जगह कम है तो भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई वहाँ पे, तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, गर्म हो गई हवा। जैसे गर्म हो गई तो उसको ठंडा करने के लिए यहाँ पे पानी डाला जा रहा है पाइप के थ्रू। पानी अंदर है, गैस बाहर है, लेकिन गैस और पाइप का
कांटेक्ट जब होगा गैस और पाइप का कांटेक्ट, तो पाइप गर्म है और ठंडा है और ये गर्म है, तो लेकिन इस ठंडे पानी के कारण जो एयर रहेगी वो ठंडी हो जाएगी, है ना। फिर आगे जा रही है यहाँ पे कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, ठंडी हवा जा रही है इस साइड से यहाँ पे आ गई, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आउट एज अ ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड के टुकड़े टुकड़े आइस के फॉर्म में गिर जाएंगे ना। बहुत ठंडी होती कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, बहुत ठंडी, बर्फ जम जाती है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर को खोल देते हैं अपन एकदम से, तो उसके ऊपर जो कोल्ड ड्रिंक्स सोडा वगैरह वाले रहते हैं ना, सोडा मिलाते हैं आपको तुरंत, जो सोडा बना के देते हैं सोडा बॉटल वाले, नहीं है सोडा पिलाने वाले, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर के जैसे ही नॉब खोलते हैं, अगर आपका ढीला हो गया नॉब, तो एकदम से वहाँ पे उसकी जो रेगुलेटर्स होते हैं उसके ऊपर बर्फ जम जाती है ना, तुरंत बर्फ जम जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। इसी के लिए तो आपका जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो ठंडा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, फिर यहाँ से क्या हुआ, ये जा रही है लिक्विड, है ना, लिक्विड एयर जा रही है एक्सपांशन जेट के थ्रू, और तेजी से इसको डालें यहाँ पे, तो नाइट्रोजन आउट और आर्गन आउट, क्योंकि नाइट्रोजन का पहले ही आ जाएगा टेम्परेचर, है ना, आर्गन का उसके बाद आएगा, और आखिरी में कौन सी बचेगी, लिक्विड ऑक्सीजन, है ना। इसको फिर से इसको प्रेशर रिलीज करेंगे, तो इसको अलग एक कंटेनर में इसके सिलेंडर में इकट्ठा कर लेंगे, जो कि आपके हॉस्पिटल में यूज होता है, ठीक है। लिक्विड वाली तो रहती है, उसके अंदर जो भरा हुआ लिक्विड है, लेकिन जैसे प्रेशर हमारी एलपीजी होती है वो भी लिक्विड फॉर्म में रहती है, सब गैसेस जो है अंदर सिलेंडर के अंदर है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जैसे उसका प्रेशर कम किया जाता है तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ भी इस तरह से पूरी प्रोसेस के थ्रू अलग अलग गैसेस अलग अलग निकल जाएंगी। आगे देखिए अपन, यह दिया है वाटर प्यूरिफिकेशन, है ना, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स, जो वाटर सप्लाई करते हैं, है ना, कंटेनर्स में देते हैं ना, घरों घर सप्लाई होती है जिनकी कंटेनर्स में, तो वो कंटेनर्स में पानी जो आता है वहां पे फिल्टर किया जाता है। पानी फिल्टर कैसे करते हैं तो वो देखते हैं यहाँ पे डायग्राम में बहुत अच्छे समझा हुआ है ना। यहाँ पे पानी का रिसोर्सेस है, जहाँ पे का, है ना, रिजर्वायर है जहाँ पे पानी को भर के रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, नदी तालाब टंकी कुछ भी हो सकता है, वो वहां से इसको लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे एक, है ना, सेडिमेंटेशन टैंक है, जहाँ पे कि उसके जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। यहाँ पे देखें, टू अलाउ सॉलिड्स टू सेटल, यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल जो बड़े बड़े होंगे वो सेटल हो जाएंगे। एक और है लोडिंग टैंक, यहाँ तो पानी जा रहा है, बड़े पार्टिकल्स हो रहे हैं, लोडिंग टैंक में पानी भरा हुआ, टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड पार्टिकल, और भी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसको भी बैठ जाने का चांस दिया जाता है। पहले वाले में तो बड़े बड़े पार्टिकल्स बैठे हैं, यहाँ पे सस्पेंडेड छोटे छोटे और पार्टिकल्स है वो भी बैठ सकते हैं वहां पे। उसके बाद जब आगे जाएगा, फिर देखिए आप, यहाँ पानी भर दिया ऊपर, यहाँ पे सबसे नीचे देखें, सबसे नीचे जो है वो ग्रेवल्स है, जो आपका जब जेट पंप होता है ना, तो जब भी सबमर्सिबल का गड्ढा खुदता है, जेट पंप खुदता है, तो वहाँ पे जो पाइप रहते हैं, पाइप के चारों तरफ ग्रेवल्स डालते हैं, छोटी छोटी गिट्टियाँ डाली जाती हैं, है ना, तो ग्रेवल्स बोलते हैं उनको, ग्रेवल्स डले हुए हैं, है ना। यहाँ भी और उससे थोड़े पतले ग्रेवल डले, और उससे बारीक जो रेत होती है वो यहाँ डली हुई है, उसके ऊपर पानी, जब पानी जाएगा फाइन रेत रहेगी, उसमें से जो भी गंदगी रहेगी वो रेत में रह जाएगी, उसके बाद जो बचेगा कुचेगा वो यहाँ पे ग्रेवल्स के थ्रू अटक जाएगा, और आखिरी में जाएगा तो यहाँ पे क्लोरीनेशन टू किल बैक्टीरिया, क्लोरीन गैस को उसमें मिला दिया जाता है, क्लोरीन को, ना, क्लोरीन क्या करता है, उन बैक्टीरिया को मार देता है जो कि पानी में रहते हैं और जो हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है, जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन बैक्टीरिया को वो किल कर देती है क्लोरीन गैस, ठीक है, या क्लोरीन गैस उसको किल कर देगी। उसके बाद में टू होम, ये हमारे घरों के लिए आने के लिए रेडी हो जाता है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है वो वाटर, उसको हम यूज कर सकते हैं। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे, इसमें कवर किए हैं। आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ओके, बाय।